In our last class, we had studied about the angle of friction, and in our today's class, we are going to discuss about the angle of repose or angle of sliding. What is the angle of repose? What is the angle of sliding? And what are the factors on which it depends? That all we are going to discuss in our today's class. Start करते हैं. How? Let's consider. This is the surface, horizontal surface consider कर लेते हैं. और इसके ऊपर कोई surface inclined है. This is an inclined surface. ऐसे रखा हुआ है. ओके, ये कोई एंगल है. इसके ऊपर यहां पे मैंने एक ब्लॉक रखा और मैंने देखा कि ब्लॉक जो है स्लाइड नहीं कर रहा. फिर मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे इस एंगल को ऊपर की तरफ इंक्रीज करना शुरू कर देता हूं. जैसे ये ऐसे था, ऐसे रखा हुआ था, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ था. हमने देखा कि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है. फिर मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर किया और ऊपर किया, थोड़ा ऐसे ऊपर करता जाता हूं और तब तक इस एंगल को इंक्रीज करता हूं जब तक कि यहां पे रखा हुआ ब्लॉक नीचे स्लाइड करना शुरू ना कर दे. और जिस भी एंगल के ऊपर वो स्लाइड करना शुरू कर देता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग. एक डेमो करके देखते हैं. जैसे ये हमारे पास, इसको हम कोई ब्लॉक मान लेते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. पहले मेरा ये यहां पे रखा हुआ था और यहां पे ये हमारा ब्लॉक रखा हुआ है. तो आप देख रहे हो कि ये ब्लॉक जो है, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, बोर्ड के साथ टच ना रहे. तो आप देख रहे हो कि इसको ऐसे रखते हैं. तो यहां से आप देख रहे हो कि ये स्लाइड नहीं हुआ. मैं धीरे धीरे एंगल इंक्रीज कर रहा हूं और तब तक एंगल इंक्रीज करूंगा जब ये स्लाइड शुरू कर देगा. जिस पे स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी उसको रोक दो. देखो इस एंगल पे आगे इसकी स्लाइडिंग हुई थी. अब यहां पे रुक इसलिए गया क्योंकि बोर्ड के साथ थोड़ा टच है, इसलिए जल्दी नीचे नहीं आया, अदरवाइज नीचे आ जाता ना. फिर से देखेंगे. जैसे मैंने यहां पे रखा, इसको बोर्ड से थोड़ा हटा के रख देता हूं. कोई और ऑब्जेक्ट लेता हूं जो बोर्ड के साथ टच ना हो. छोटा मेरे पास अवेलेबल है, तो यहां पे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसी से काम चलाना पड़ेगा. फिर से देख लेते हैं, इसको ऐसा करके देखते हैं. ऐसा खड़ा कर देते हैं, ऐसे ही रखते हैं इसको ना. इस बार मैंने ट्राई किया कि बोर्ड के साथ टच नहीं हो. ये मैं इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं और एक एंगल जैसा आएगा, जिस एंगल के ऊपर ये स्लाइड होना शुरू हो जाएगा. इस एंगल पे स्लाइड होना शुरू हो गया, नीचे की तरफ आ गया. तो ये जो एंगल है, यहां पे ये जो लाइन है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं यहां पे, तो यहां पे मिली ये लाइन. ये लाइन कहां पे मिली? यहां पे मिली, इस प्रकार से. नाउ दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज. समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है? इट इज द एंगल ऑफ द सरफेस विद द हॉरिजॉन्टल एट विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज. ठीक है. अब इस एंगल ऑफ रिपोज का हम निकालते हैं. कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ रिपोज को? तो डायग्राम को मैं दोबारा से बना लेता हूं. इसको, ये सरफेस है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है. यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है. ये एंगल थीटा है. इसका मास होगा, उसके कारण जो वेट है mg वोड इधर है. और नॉर्मल रिएक्शन जो भी सरफेस होता है उस सरफेस की 90 डिग्री होती है. तो ये नॉर्मल रिएक्शन का अगर मैं इधर ड्रॉ करता हूं तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा बनेगा. ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हो आप इसको. mg के कंपोनेंट बनाऊंगा तो ये mg है, तो ये इधर आपके पास आ जाएगा mg cos थीटा, और डाउनवर्ड जो कंपोनेंट इधर आएगा वो आ जाएगा mg sin थीटा. तो ये जो mg sin थीटा कंपोनेंट है, इसके कारण इसकी स्लाइडिंग हुई डाउनवर्ड. नॉर्मल रिएक्शन को के लिए जो कंपोनेंट हुआ mg cos थीटा हुआ. mg cos थीटा ने इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड की. ठीक है. ओके. तो और यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, अगर ये नीचे की तरफ है तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो पीछे की तरफ आएगा. यहां से इसके इक्वेशंस में लिखता हूं तो मेरे पास आता है F इज इक्वल टू mg sin थीटा, और इसके लिए लिखता हूं तो R बराबर हमारे पास आता है mg cos थीटा. अगर F का और R का मैं रेशियो ले लूं, F बाई R फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू आपके पास mg कैंसिल mg, या आएगा sin थीटा बाई cos थीटा, या आपके पास हो जाएगा टेंजेंट थीटा. क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट थीटा. और आपको पता है F बाई R फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. तो ये रिजल्ट तो किसके लिए आया था? म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए भी तो ये रिजल्ट आया था ना, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, एंगल ऑफ
फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपके पास आ रहा है, एंगल ऑफ रिपोज आपके पास आ रहा है, वो दोनों के दोनों एंगल्स होते हैं, वो ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों सेम हुए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बोथ आर इक्वल, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अच्छे से समझ में आ गया आपको क्या होता है, क्यों होता है। अब इसके ऊपर जो एंगल ऑफ जो रिपोज आपके पास आया, जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा था, तब हमें देखना ये है कि जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा इधर, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, ये देखना है हमें। ये ब्लो के सरफेस पे रखा है, डाउनवर्ड आ रहा है इस प्रकार से, तो इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तभी नीचे की तरफ ही स्लाइड हुआ। अब ये नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, तो किस एक्सेलरेशन से स्लाइड हो रहा है वो हमें इसके ऊपर निकालना है। तो वो अब हम देखते हैं इसमें कि इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। और उसके लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम का था वो आपको काम आने वाला है, मतलब आपको नेट फोर्स निकालना है इसके ऊपर। तो नेट फोर्स आप देखोगे ये नीचे की तरफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा नीचे की तरफ लगा, फ्रिक्शन फोर्स ने इसको पीछे की तरफ लिया, और उसके बावजूद इसमें डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। इसका मतलब जो नेट फोर्स F आया है, यह आया mg sin थीटा माइनस दिस फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ mg sin थीटा में से फ्रिक्शनल फोर्स कम हुआ तभी नेट फोर्स हुआ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि नेट फोर्स F जो होगा वो आपके पास होगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F। ओके, और इसको मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू mg sin थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर लिख सकते हैं। ओके, एंड F इज इक्वल टू mg sin थीटा म्यू आर को क्या लिख सकते हैं, आर को हम यहां से लिख सकते हैं mg cos थीटा, आर को क्या लिख सकते हैं, mg cos थीटा लिख सकते हैं इस केस में, क्योंकि आर तो इसके बराबर है ना। चाहो तो ऊपर लिख लो पहले, आर किसके बराबर है, आर इज mg cos थीटा के बराबर है। तो इसको रीअरेंज करते हैं यहां से, तो फोर्स को तो मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू मास आ गया कॉमन, ये आपके पास होगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, मास कैंसिल मास। तो जो एक्सेलरेशन आया वो आपके पास किसके बराबर आया, वो आया g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। और यहां से चाहते तो आप g को भी कॉमन ले सकते थे, g को भी कॉमन लेके इसको सोल्व कर सकते थे हम यहां तक। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक्सेलरेशन आ गया। इस क्वेश्चन में आपसे वर्क डन भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, वर्क डन। तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान सा है। उसमें अब आपको पता है वर्क जो होता है, वर्क होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स जो होता है वो मेरे पास इतना आया, यहां से मुझे ये करने की जरूरत नहीं होगा वर्क के लिए, फोर्स मेरे पास इतना आ गया। इसको अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैं कंसिडर कर लूं, अब इंटू एस आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्स की तो वैल्यू होगी mg मैंने कॉमन ले लिया था इंटू एस, mg s, और अंदर आपके पास बच गया ये साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। इतना वर्क इस केस में हो जाएगा, इतना वर्क डन इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये ब्लॉक नीचे जाने की बजाय इस फोर्स को ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, नेट फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ है, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इट मीन नेट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। उस केस में आपको वर्क डन निकालना है, होमवर्क है आपके लिए, खुद करना है। हिंट दे देता हूं, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस केस में नेट फोर्स अपवर्ड हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, सोच के देखना। ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि mg sin थीटा तो नीचे लगने वाला है, वेट हमेशा वेट की टेंडेंसी होती है डाउनवर्ड की, तो वेट तो डाउनवर्ड लगेगा। अब नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, मतलब ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, फ्रिक्शन भी किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ ही आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने छोटा सा हिंट दे दिया है, इसका सोल्व करना, एक्सेलरेशन भी निकालना और इसका वर्क डन भी निकालना। दिस इज होमवर्क फॉर यू।